हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में हम विज्ञान अध्याय 8 जिसका शीर्षक है बल तथा दाब, इसके अभ्यास के जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम समझेंगे। तो इसी चैप्टर पर मैंने एक वीडियो बनाकर जो अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक उनके मैंने उत्तर आपको समझाए थे और वो टॉपिक भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता लग जाए कि दाब का या बल का प्रभाव क्या होता है जो वो किसी वस्तु पर हम बल डालते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पे। तो आप बुक निकालिए, पढ़िए वहां से प्रश्न पढ़ के आप समझेंगे तभी आप इसका उत्तर निकाल पाएंगे, दे पाएंगे। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे को गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें दो प्रकार के प्रभाव होते हैं। पहला होता है उसका गति को लेकर प्रभाव, जो मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था कि अगर रुकी हुई चीज़ है उसको हम खींचेंगे या धकेलेंगे तो वो चलने लगेगी। चल रही है तो उसकी गति कम हो जाएगी, फिर वह रुक जाएगी, या उसकी दिशा बदल जाएगी, या उसकी गति तेज हो जाएगी। तो ये एक प्रकार का प्रभाव है जो गति को लेकर है। दूसरा प्रभाव होता है उसके आकार और आकृति को लेकर। तो जब एक लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को कूटता है अर्थात वो उस पर बल लगा रहा है, अपना पेशीय बल लगा रहा है, क्योंकि वो हथौड़े को हाथ से पकड़ के उस पर मारता है तो उसके मांसपेशियों का जो बल है, पेशीय बल उस पर लगता है। उसके कारण जो है उसका आकार और आकृति चेंज हो जाती है। इसी से वो लोहे की अलग अलग वस्तुएं बनाता है। लोहे के छोटे से टुकड़े को गर्म करेगा, जब वह बहुत गर्म हो जाएगा उसको पीट पीट कर उसको अलग अलग प्रकार की आकृतियां देगा। तो उसमें क्या हम लिखेंगे, लोहे के टुकड़े की आकृति बदल जाती है। तो सिंपल आंसर आप ये दे सकते हैं, लोहार के बल लगाने से, कहां है क्वेश्चन नंबर 6, लोहार के बल लगाने से गर्म लोहे के टुकड़े की आकृति बदल जाती है। तो ये उसमें परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन कैसे आया, बल के प्रभाव में। और बल कौन सा वो लगा रहा है, पेशीय बल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोहार कौन सा बल लगा रहा है तो पेशीय बल, अपनी मांसपेशियों का बल, क्योंकि उसको हाथ से वो कूट रहा है। 7, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो इस बल का नाम है स्थिर वैद्युत बल। ये इसका नाम है। तो ये होता क्या है कि जब हम रबर के किसी चीज को, जैसे ये गुब्बारा है, उसको जब हम रगड़ते हैं किसी सिंथेटिक कपड़े से, तो उस रबर में, जो गुब्बारे का रबर है, उसमें क्या होता है, स्थिर वैद्युत आ जाता है। स्थिर वैद्युत आवेश वो अर्जित कर लेता है। तो जो दीवार है उसमें कोई स्थिर वैद्युत नहीं है, वो अनावेशित है। ठीक है।
गुब्बारा आवेशित है और जो दीवार है वो अनावेशित है। तो जब एक चीज जो आवेशित है जिसमें स्थिर वैद्युत है दूसरी चीज के पास लाते हैं जो अनावेशित है जिसमें स्थिर वैद्युत नहीं है, तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आकर्षित करने से गुब्बारा दीवार पर चिपक जाता है। गुब्बारे में स्थिर वैद्युत है, दीवार में स्थिर वैद्युत नहीं है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो इस स्थिर वैद्युत के कारण इस जो बल लगता है दोनों के बीच में, उस बल का नाम है स्थिर वैद्युत बल। तो आपने नाम देना है इस क्वेश्चन में, आपने उस बल का नाम देना है जिस बल के कारण ये जो गुब्बारा है दीवार से चिपक जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्थिर वैद्युत बल के कारण गुब्बारा दीवार के साथ चिपक जाता है। ठीक है, और ये स्थिर वैद्युत बल क्यों है? क्योंकि गुब्बारे के अंदर स्थिर वैद्युत आवेशित है, स्थिर वैद्युत आवेश उसमें आ गया है। वो कैसे आया? जब हमने उसको एक सिंथेटिक कपड़े पे रगड़ा। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हो। आप ऐसे करो, अगर आपके बाल सूखे हैं तो सूखे बालों में कंघे को रगड़ो थोड़ा सा, और फिर छोटा सा पेपर का टुकड़ा लो हल्का सा, उस पेपर के टुकड़े के पास ले जाओ तो वो उसको खींच लेगा। क्योंकि जब कंघे को हम बालों में रखते हैं, सूखे बालों में, गीले बालों में नहीं, सूखे बालों में रखते हैं, तो उस कंघे में स्थिर वैद्युत आ जाता है। स्थिर वैद्युत इसको कहते हैं। मैं पढ़ के बताता हूं आपको, ये लिखा है ना उन्होंने, थोड़ा भाषा तो आपको यही लिखनी पड़ेगी जो उन्होंने बुक में दी है। कागज के शीट से रगड़ जाने पर स्ट्रॉ में स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। स्ट्रॉ जो है स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। स्थिर वैद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। जो भी, अगर मान लीजिए गुब्बारा रगड़ा है तो गुब्बारे में स्थिर वैद्युत आवेश आ जाएगा। अगर बालों में हमने कंघे को रगड़ा है, सूखे बालों में, तो कंघे में आवेश आ जाएगा। तो वे जो अनावेशित चीज है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये बड़ी क्लास में आपको बताएंगे कि आवेश आता क्यों है, इसमें स्थिर वैद्युत आता क्यों है। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। किसी उपग्रह को किसी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जा गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों को नाम बताइए। ये वही जैसा हमारा था ना, जब तीर चलाया था हमने धनुष से, उस पर भी दो बल लगे थे, वैसा ही इस पर होगा। तो ये रॉकेट जब हमने ज़मीन से इसको हमने लॉन्च किया, प्रक्षेपित किया, तो ये इंजन की बल के कारण ऊपर जाएगा, सीधा आकाश में जाएगा। लेकिन इसके ऊपर दो बल और भी लगेंगे। एक होगा गुरुत्व बल, गुरुत्व बल क्या है? जो धरती हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण धरती हर चीज को अपनी ओर खींचती है, तो रॉकेट को नीचे खींचेगी। गुरुत्व बल इस पे प्रभावी होगा। गुरुत्व बल, गुरुत्व भी हम लिख सकते हैं, सिर्फ गुरुत्व का इस पर प्रभाव होगा। गुरुत्व भी लिख सकते हैं, गुरुत्व का प्रभाव होगा। और दूसरा होगा घर्षण। घर्षण क्यों? हवा के संपर्क में है रॉकेट, तो हवा के संपर्क में है तो घर्षण पैदा होता है, तो घर्षण बल इसके ऊपर प्रभावी होता है, तो घर्षण भी इसको नीचे खींचेगा। घर्षण की दिशा हमेशा
इसके अपोजिट होती है। जिस दिशा में कोई वस्तु जा रही है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तेजी से तो आपके चेहरे पे हवा टकराती है, वो आपको पीछे धकेलती है, वही घर्षण बल है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि रॉकेट के ऊपर गुरुत्व और घर्षण बल भी प्रभावी होगा रॉकेट के चलते ही। मैं लिख के बताता हूं आपको। रॉकेट के प्रक्षेपित होते ही, जैसे ही होगा उसी समय, उसी पल, गुरुत्व और घर्षण बल उस पर प्रभावी होगा। मतलब दोनों बलों का उस पर प्रभाव पड़ेगा। होंगे, दोनों बल है ना, होंगे प्लूरल है। गुरुत्व बल और घर्षण बल उस पर प्रभावी होंगे और दोनों उसको नीचे की ओर खींचेंगे। गुरुत्वाकर्षण भी चीजों को नीचे खींचती है और घर्षण जो है उसके विपरीत दिशा में होता है। अगर रॉकेट ऊपर जाएगा तो घर्षण नीचे की ओर होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब ये आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। पढ़िए इस क्वेश्चन को जरा आप बुक से, थोड़ा लंबी स्टेटमेंट है। जब किसी ड्रॉपर की नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है घ, वायुमंडल दाब, वायुमंडलीय दाब। तो अगर एक गिलास में पानी रखा हुआ है, आप इसके अंदर एक ड्रॉपर डालते हैं, ड्रॉपर में ऊपर रबर का बल्ब होता है और एक पतली सी पाइप होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप ड्रॉपर को उसमें डालते हैं, इसके अंदर हवा है, तो इसके अंदर जो हवा का दाब है वो बाहर के दाब के बराबर है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो दाब है हवा का, वो हमारे शरीर के जो बाहर दाब है वायुमंडलीय दाब उसके बराबर है। लेकिन जब हम ड्रॉपर को दबाते हैं तो उसमें से हवा निकल के बाहर आ जाएगी बुलबुलों के रूप में। तो अब इसके अंदर हवा कम हो गई। हवा कम होने का मतलब इसके अंदर दाब कम हो गया। तो जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे रबर के बल्ब को, तो अंदर का दाब कम है, बाहर का दाब ज्यादा है। तो बाहर के दाब के कारण पानी जो है ड्रॉपर के अंदर आ जाएगा। तो कौन सा दाब है बाहर? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब के कारण जो है ड्रॉपर में पानी भर जाता है। तो आपने सिर्फ इसमें टिक करना है ऑप्शन घ। ऑप्शन घ जो है ये जो मैं लिखा हुआ है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप दोनों वीडियोस को देखो अच्छे से, और अगर अभी भी किसी पॉइंट पर आपको कोई दिक्कत लगती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।